अब हम बात करेंगे साधन लागत क्या होती है या फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। क्योंकि राष्ट्रीय आय की गणना करना हो, नेशनल इनकम का मेजरमेंट करना हो, तो कुछ टर्म बार बार एग्जाम में आते हैं, तो थोड़ा सा सबके बारे में, जैसे एक फैक्टर कॉस्ट हो गया, बेसिक प्राइस, मार्केट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस, इन सब के बारे में हम देख लेंगे कि किसका मतलब क्या होता है। तो इसी के अंतर्गत सबसे पहला हमारा है साधन लागत या फैक्टर कॉस्ट। साधन लागत क्या है? किसी उत्पाद के उत्पादन में कुछ भी आपको बनाना है, तो जो उसके बनाने में जो आपको लागत आएगी, जो खर्चा आएगा, जैसे आपको कच्चा माल खरीदना पड़ेगा, मजदूर लगाने पड़ेंगे, बिजली का बिल भरना पड़ेगा, कोई यदि किराए से मकान लिया है, फैक्ट्री खोली है तो उसका किराया देना पड़ेगा, लोन लिया है तो ब्याज देना पड़ेगा, फिर उसमें अपना लाभ भी जोड़ना होगा, और जो भी लगान, तो जो सारा खर्चा आता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, कच्चे माल से लेके उसको मजदूरी या फैक्ट्री कास्ट सब कुछ मिला दोगे तो वो साधन लागत है। यानी कि उत्पादन में उत्पादनकर्ता को उत्पादन के साधनों के लिए जितना व्यय करना पड़ता है, उत्पादन के जो साधन है, ठीक है, उत्पादन के साधन में जो भी खर्चा करना पड़ता है उसे साधन लागत कहते हैं। और एग्जाम्पल सबसे अच्छा यही है, किराया, मजदूरी, ब्याज, लाभ, इन सबको जब आप टोटल करोगे तो जो पैसा आएगा किसी उत्पाद के उत्पादन में, वो साधन लागत उसकी कहलाएगी। तो आपको ये बात क्लियर रहनी चाहिए कि साधन लागत का मतलब क्या है। एक लाइन में, उत्पादन के साधनों के लिए जितना व्यय करना पड़ता है उसे साधन लागत या फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। अब बात करते हैं बेसिक मूल्य की। तो बेसिक मूल्य जो ऊपर हमने साधन लागत पढ़ा, साधन लागत में यदि आप नेट प्रोडक्शन टैक्स जोड़ दोगे, ठीक है, ऊपर फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट प्रोडक्शन, तो आपको आ जाएगा बेसिक प्राइस। अब ये नेट प्रोडक्शन टैक्स क्या है, तो इसको आपको क्लियर होना चाहिए, ये भी बेसिक सा है। प्रोडक्शन टैक्स का मतलब सिर्फ इतना होता है कि यदि आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसी किसी वस्तु को बना रहे हैं, किसी सर्विस को बना रहे हैं, तो वहाँ जो आपको विभिन्न प्रकार की चीज़ों में देना पड़ेगा, जैसे लैंड में, ठीक है, रेवेन्यू में, और स्टाम्प में, रजिस्ट्रेशन फीस, ये सारी चीज़ें होती हैं। जो आप अपना धंधा कर रहे हो, उस धंधे को चालू करने के लिए भी फीस लगती है, तो जो आपका बिजनेस है उसकी फीस, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराओगे उसकी फीस, तो ये सारे जो इस तरह से स्टाम्प, रजिस्ट्रेशन, बिजनेस टैक्स, तो ये जो सारे टैक्स हैं वो कहलाते हैं प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन के पहले आपको सारे पे करना पड़ेगा, फिर आप प्रोडक्शन शुरू करोगे, तो उसको भी आप फैक्टर कास्ट में जोड़ दोगे। तो जब आप प्रोडक्शन करने के पहले जो भी टैक्सेस आपने दिए उन चीज़ों में जो प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, तो वो जो टोटल साधन कीमत में बढ़ जाएगा तो बन जाएगा वो बेसिक मूल्य। और जब इस बेसिक मूल्य में प्रोडक्ट टैक्स जोड़ दोगे, प्रोडक्ट टैक्स का मतलब इतना है कि जब आपका फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो गया है, तो फिर जो उस प्रोडक्ट की पर यूनिट में जितना चार्ज लगेगा, या टोटल उसके वॉल्यूम में जितना चार्ज लगेगा, जब कोई माल बन के तैयार हो जाता है तो उसकी यूनिट बाय यूनिट टैक्स लगता है, या यूनिट नहीं बोलना तो आप बोल दो टोटल उसके वॉल्यूम में चार्ज लगता है। तो जब प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया और जो टैक्स दोगे तो वो प्रोडक्ट टैक्स। तो जब आप बेसिक प्राइस में प्रोडक्ट टैक्स जोड़ दोगे तो वो बाजार मूल्य कहलाएगा। तो ये आपको क्लियर रहना चाहिए। तो जब साधन लागत निकालने के पश्चात उसमें शुद्ध उत्पादन कर जोड़ दिया जाता है, यानी नेट प्रोडक्शन टैक्स जोड़ दिया जाता है, तो उसे बेसिक मूल्य कहते हैं। तो बेसिक मूल्य बराबर साधन लागत प्लस शुद्ध उत्पादन टैक्स। उत्पादन और उत्पाद दो अलग अलग है, उत्पादन मतलब प्रोडक्शन और उत्पाद मतलब प्रोडक्ट। अब वहीं बाजार मूल्य क्या है? जब बेसिक मूल्य में शुद्ध उत्पाद कर, यानी टोटल कितनी यूनिट आपने प्रोडक्ट की बनाया है या कितना वॉल्यूम बनाया है, उस वॉल्यूम में या उन यूनिट में जो टैक्स दोगे वो प्रोडक्ट टैक्स कहलाएगा। ठीक है, प्रोडक्शन, ये प्रोडक्ट बनने के पहले जो टैक्स दिए थे। प्रोडक्ट टैक्स, जो प्रोडक्ट बन के यूनिट तैयार हो गई, मान लो आपने 1000 यूनिट कोई गाड़ी बनाई, तो उसमें जो आपको टैक्स देना है वो प्रोडक्ट देना है। और उस गाड़ी बनाने के पहले प्रोडक्शन के दौरान जो अलग अलग चीज़ों में जो टैक्स दिया वो प्रोडक्शन टैक्स है। प्रोडक्ट बनने के बाद जो टैक्स दिया वो प्रोडक्ट टैक्स है। तो प्रोडक्ट टैक्स प्लस बेसिक मूल्य इक्वल टू मार्केट प्राइस। तो आपको ये चीज़ क्लियर रहनी चाहिए। अब दो शब्द और बार बार एग्जाम में आते हैं, ये न्यूज में भी रहते हैं, स्थिर कीमतें और चालू कीमतें। हम इसको भी देख लेते हैं, स्थिर कीमतें क्या है। जब हम राष्ट्रीय आय का आकलन किसी, यहाँ से देखिए, किसी एक आधार वर्ष को मानकर करते हैं तो स्थिर कीमतों पर यह राष्ट्रीय आय कहलाती है।
यानी आप कोई एक वर्ष आधार मान लो, उसके आधार पे कीमतों का निर्धारित करोगे तो इसको बोलेंगे स्थिर कीमतें। ठीक है। और यदि हम, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो बाजार मूल्य है, ठीक है, बाजार मूल्य पर जो राष्ट्रीय आय है उसमें जो महंगाई बढ़ी है, मुद्रास्फीति की दर को घटाने पर स्थिर मूल्यों पे राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है, और इसे ही वास्तविक रियल नेशनल इनकम कहा जाता है। आप ऐसे देखो, जैसे 2000 2020 में भारत में कुल 100 वस्तुओं का उत्पादन हुआ। अब ये जो वस्तुएं 2010 मान लो, 2010 में 100 वस्तुओं का उत्पादन हुआ, लेकिन उन वस्तुओं की जो कीमत 2010 में थी, 2020 में उनकी कीमत अलग होगी। भले ही वस्तुएं 100 हो, तो मान लो 2020 में भी यदि 100 वस्तुएं ही उत्पादन हुई हैं, लेकिन उनकी कीमतें बढ़ने की वजह से कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि हर वर्ष कुछ ना कुछ कीमत बढ़ती है। तो यदि हमें सच में देखना है कि आय बढ़ रही है कि नहीं, हम जो मुद्रास्फीति है, कीमतें वृद्धि है, उसको हम जीरो मान लें कि कीमतें वृद्धि नहीं हुई, और फिर यदि वृद्धि दर दिखाई दे रहा है, यानी 100 प्रोडक्ट पहले बनते थे, अब 110 प्रोडक्ट बनने लगे, तो ये दिखाएगा कि जीडीपी बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। लेकिन यदि पहले भी 100 बनते थे और अभी भी 100 ही बन रहे हैं और जीडीपी बढ़ रही है, तो वो केवल कीमत बढ़ने की वजह से हमें बढ़ी हुई जीडीपी दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि हर साल वस्तु की कीमत बढ़ जाते हैं, तो कीमत बढ़ने से यदि दिख रहा है कि कुछ बढ़ोतरी हो रही है, तो वो गलत है। वो आपको देखना पड़ेगा स्थिर कीमतों में, यानी जो कीमत 2010 में थी उसी कीमतों में लगाओ, और यदि जीडीपी ज्यादा आती है तो वो जीडीपी बढ़ी हुई मानी जाएगी। अन्यथा महंगाई बढ़ने से, कीमतें बढ़ने से यदि जीडीपी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, तो वो चालू कीमतों में है। अब फिर एक बार देखिए, किसी एक आधार वर्ष को मानकर स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना करनी चाहिए। और यदि आपने स्थिर कीमतों पर करनी है, तो जो भी उस आधार वर्ष से, और जब कीमत की गणना कर रहे हो, जब तक जो भी मुद्रास्फीति हुई है उसकी दर को हटा दो, कि मुद्रास्फीति नहीं हुई, फिर आप उसका निकालो, तो आपको रियल नेशनल इनकम प्राप्त होगी। चालू कीमतों में क्या होगा? जब हम राष्ट्रीय आय का आकलन बाजार में वर्तमान में प्रचलित कीमतों पर करते हैं, तो चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहलाती है। फिर मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे एक गाड़ी की कीमत आज 10 लाख रुपया है, ठीक है, 5 साल बाद हो सकता है उस गाड़ी की कीमत 12 लाख रुपया हो जाए, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। तो 12 लाख हो गई तो जीडीपी बढ़ी हुई दिखाई देगी, लेकिन वो मुद्रास्फीति की वजह से। एक्चुअल में बढ़ा हुआ तब कहेंगे, पहले यदि एक गाड़ी का प्रोडक्शन होता था तो अब 3 गाड़ियां प्रोडक्शन होने लगा, तब मानेंगे कि बढ़ रहा है। ना कि सिर्फ कीमत बढ़ने से बढ़ा हुआ दिखेगा, तो वो बढ़ा हुआ नहीं मानना चाहिए। तो जब हम राष्ट्रीय आय का आकलन बाजार में वर्तमान में प्रचलित कीमतों पर करते हैं, तो चालू कीमतों पर यह राष्ट्रीय आय कहलाती है। इसमें महंगाई का प्रभाव सम्मिलित होता है। इससे नॉमिनल राष्ट्रीय आय कहा जाता है, नॉमिनल नेशनल इनकम। यानी बढ़ी हुई कीमतों को यदि हम शामिल कर लेते हैं, और फिर जो हमें जी आय मिलती है वो नॉमिनल नेशनल आय मिलती है। और यदि हम बढ़ी हुई कीमतों को नेग्लेक्ट कर दें, महंगाई जो बढ़ी है उसको हम ना कंसीडर करें, सिर्फ एक्चुअल प्रोडक्शन को माने, और फिर यदि जीडीपी बढ़ती है तो वो रियल जीडीपी वृद्धि माना जाएगा। 30 जनवरी 2015 से राष्ट्रीय आय की अवधारणा तथा आधार वर्ष में परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ है? जो सीएसओ है, उसने प्रणव सेन समिति की संस्तुति पर 30 जनवरी 2015 को राष्ट्रीय आय के लेखांकन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। पहले जो आधार वर्ष था राष्ट्रीय आय का, वो 2004 से 5 था, लेकिन अब इसको वर्तमान में जो राष्ट्रीय आय को गणना करने का जो आधार वर्ष है वो 2011-12 हो गया है। तो आपको मालूम रहना चाहिए कि बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एट मार्केट प्राइस को जीडीपी के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है। कब? आधार वर्ष अब वर्तमान में 2011-12 आपको ध्यान रखना है। लास्ट में और देख लेते हैं कि प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। तो सिंपल सी बात है, जो हमने देखा था जीडीपी। यदि आप जीडीपी में कुल जनसंख्या का भाग दे दोगे, तो आपको मिलेगी प्रति व्यक्ति जीडीपी। यदि आप जीएनपी में कुल जनसंख्या का भाग दे दोगे, तो आपको मिलेगा प्रति व्यक्ति जीएनपी। यदि आप एनएनपी पे, ठीक है, कुल जनसंख्या का भाग दे दोगे, तो आपको मिलेगा प्रति व्यक्ति आय। यानी प्रति व्यक्ति आय में, राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देने से प्रति व्यक्ति आय मिलती है। तो आपको इतना चीजें क्लियर हो जाए। ये शब्द बहुत आते हैं एग्जाम में, तो आप इनसे
परिचित हो गए।